गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम मूल्यांकन की प्रविधियों एवं प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संबंध में पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वह सतत एवं व्यापक इस मूल्यांकन से ही रिलेटेड है। यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम मूल्यांकन की विधियाँ और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। मूल्यांकन की विधियाँ क्या है? तो मूल्यांकन की प्रक्रिया को संपन्न करने के अर्थ में जिन जिन प्रविधियों टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है वह मूल्यांकन की प्रविधि कहलाती है। मूल्यांकन प्रविधि के अर्थ को स्पष्ट करते हुए डेप्सी ने लिखा है कि एक श्रेष्ठ मूल्यांकन प्रविधि या साधन या युक्ति है। एक श्रेष्ठ मूल्यांकन प्रविधि या साधन या युक्ति है जो व्यवहार के वांछित परिवर्तन के वैध प्रमाण को प्राप्त करने में समर्थ है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा या मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन, वांछित परिवर्तन। तो वह वांछित परिवर्तन वैध है, इसका प्रमाण मूल्यांकन की प्रविधियां तय करती हैं। उन प्रविधियों का उपयोग करके ही यह समझ आता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया सही प्रकार से हुई है या नहीं। कुछ और शब्दों में कहें तो मूल्यांकन का आशय, मूल्यांकन प्रविधि का मतलब उस रीति या विधि से है जिसके द्वारा छात्र के ज्ञान व व्यवहार में निरंतर होते रहने वाले परिवर्तनों तथा उसकी व्यक्तिगत योग्यताओं का मूल्यांकन करते हैं। इस प्रविधि के अंतर्गत जो प्रविधि हम मूल्यांकन की प्रक्रिया में उपयोग करते हैं उससे छात्रों के ज्ञान, उनके व्यवहार और उनके व्यवहार में आ रहे परिवर्तन तथा उन्होंने किस प्रकार की योग्यताएं, किस प्रकार के कौशल हासिल किए, वह इन विधि के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। तो यह मूल्यांकन प्रविधि का अर्थ हुआ। मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रविधियों की आवश्यकता क्यों है? तो प्रत्येक शिक्षक का एक मोटो होता है, उसी पर वह कार्य करता है कि वह किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करे कि शिक्षार्थी को अधिक से अधिक सिखा सके, अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान कर सके। और इस प्रक्रिया के द्वारा ही शिक्षक को संतोष मिलता है जब वो अच्छी प्रकार से सिखा पाता है। और वह सिखाना शिक्षार्थी भी उसे ऑब्जर्व करता है और जब अपने ज्ञान का, अपनी शिक्षा का वह उचित प्रयोग विद्यार्थी या उचित फल उसे दिखाई देता है तो शिक्षक के अंदर एक सेटिस्फेक्शन देता है। और इस सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करने के लिए शिक्षक अनेक प्रकार का उपाय करता है। वह इस बारे में अनुसंधान करता है कि वह कैसी विधियों का, किन टेक्निक्स का प्रयोग करे जिससे शिक्षार्थी को अधिक से अधिक वह ज्ञान प्रदान कर सके। ऐसा ज्ञान का प्रदर्शन हो, वह प्रत्येक क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करे। और इसी समस्या के समाधान के लिए मूल्यांकन प्रविधि का विकास हुआ। और इन विधियों द्वारा विद्यार्थी में जो भी परिवर्तन होते हैं उनको मापा जा सकता है। इनकी विशेषताएं क्या हैं? तो मूल्यांकन प्रविधि का वैध होना अति आवश्यक है। वैध होना, ऑथेंटिक होना, प्रविधि के अस्थायी वस्तुनिष्ठ मापन की क्रिया पर आधारित और स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जो भी उसके लिए नियम निर्धारित किए गए हैं
और जो भी उसका स्तर निर्धारित किया गया उसी के अनुकूल मूल्यांकन की विधियां होनी चाहिए। उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट तथा मूल्यांकन की व्याख्या करने में सक्षम होना चाहिए। वह विधियां जो है वह पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए और मूल्यांकन करने में सक्षम होनी चाहिए। किन विधियों का प्रयोग और मूल्यांकन के प्रकार हैं और मूल्यांकन की विधियों के कौन से प्रकार होते हैं, आइए इसके बारे में जानें। निम्नलिखित प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है: अवलोकन या निरीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, निर्धारण, मापदंड, पड़ताल सूची, आत्मकथा, छात्र द्वारा निर्मित वस्तुएं, अभिलेख, परीक्षा। इसके अंतर्गत मूल्यांकन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। इन सारी प्रविधियों का उपयोग करने के बाद इन सारी प्रविधियों का उपयोग और उनका फिर उसके अनुसार उसका मापन किया जाता है और उसके अनुसार जो परिणाम निकलता है वह मूल्यांकन। पहले आता है अवलोकन या निरीक्षण। विधि को निरीक्षण विधि के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अवलोकन के संबंध में और भी बहुत से लेक्चर हुए हैं। तो अवलोकन जो है वह निरंतर रोजमर्रा हमेशा चलते रहता है। अवलोकन की प्रक्रिया चलती रहती है, क्लास में, बाहर, हर जगह अवलोकन का जो मापदंड है, जो इसकी प्रक्रिया है, वह शिक्षक के द्वारा चलती है। तो इस अवलोकन या निरीक्षण की जो प्रक्रिया चलती है, यह जो है वह बहुत प्राचीन विधि है और प्राचीन काल में जब मौखिक शिक्षा का प्रचार था तो उस समय इस विधि का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। इस विधि का प्रयोग चिकित्सा, ज्योतिषी और आज के दौर में मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। अवलोकन या निरीक्षण विधि में शिक्षक छात्रों का अवलोकन करके उनको समझने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में हमारे शिक्षाविद AP सुखिया ने लिखा है कि इसके द्वारा छात्रों के व्यवहार, क्रियाओं, संवेग, बौद्धिक परिपक्वता तथा सामाजिक व्यवस्थापन आदि का निरीक्षण क्रमबद्ध रूप से किया जाता है, 1 by 1। उनमें व्यवहार में क्या परिवर्तन, रोज नित्य क्या परिवर्तन आ रहा है, कितना सुधार हो रहा है, उन किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, कौन सी क्रिएटिविटी उनके अंदर आई है, उनमें किस किस प्रकार की भावना का विकास हुआ है और बौद्धिक रूप से वो कितने परिपक्व हुए, सामाजिक व्यवस्थापन, समाज में उनका जो है वह किस प्रकार से उनका एटीट्यूड है। तो इन चीज़ों का निरीक्षण वह क्रमबद्ध रूप से करता है। यह प्रविधि आदतों तथा कुशलताओं के विकास की जांच करने के लिए भी उपयोगी है। क्या आदत इंप्रूव हुए हैं, वो पॉजिटिव वे में है या नेगेटिविटी है उनमें। यह निरीक्षण उन्होंने प्रकार की कुशलताएं अर्जित की हैं। तो इन सब चीज़ों को ज्ञात करने के लिए अवलोकन विधि जो है वह या निरीक्षण विधि जो है वह बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। निरीक्षण के कुछ प्रकार हैं, इन्हें कुछ पार्ट में बांटा गया है। जैसे नियंत्रित या अनियंत्रित निरीक्षण, मतलब एक नियंत्रित निरीक्षण एक समय सीमा के अंतर्गत एक सही एक खास जगह पे जो किया जाता है वो नियंत्रित, और अनियंत्रित जो क्लासरूम से बाहर और भी जगह पे कहीं भी बच्चे का अवलोकन किया जाता है। बाह्य या स्वयं प्रेरित निरीक्षण, बाह्य रूप से भी प्रेरित हो सकता है और स्वयं से भी प्रेरित होकर यह अवलोकन विधि को संपन्न किया जाता है। निर्धारित या उत्पत्ति निरीक्षण, प्रमापीकृत या अनियंत्रित निरीक्षण, माप के आधार पर या अनियंत्रित हो सकता है। दूसरा है प्रश्नावली। तो गुड और हैट ने लिखा है कि सामान्यतः प्रश्नावली शब्द
प्राप्त करने की योजना की ओर संकेत करता है। लेकिन छात्रों के संबंध विभिन्न सूचनाएं प्राप्त प्रश्नावली विधि की प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली विधि के अंतर्गत तरह तरह के प्रश्न किए जाते हैं और उससे छात्रों के बौद्धिक स्तर का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तीसरा है साक्षात्कार। यह मूल्यांकन की एक आत्मनिष्ठ विधि है। आत्मनिष्ठ मतलब आत्मनिर्भर, आत्मनिष्ठ खुद पे निर्भर, जो खुद के प्रेरणा से जो आत्मनिष्ठ विधि जो हमारे अंदर जो आत्मनिष्ठ विधि का प्रादुर्भाव होता है। साक्षात्कार विधि के माध्यम से व्यक्ति की समस्याओं तथा योग्यताओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। उसके व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है, उसमें क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं, इनके बारे में हम जान सकते हैं। साक्षात्कार विधि के माध्यम से इस बालकों की रुचियों के विकास, उनके दृष्टिकोण में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, ये सब शिक्षक छात्रों को स्वयं वार्तालाप के द्वारा पास बुलाए और वार्तालाप करे। तो इस प्रकार की प्रविधि से छात्रों के व्यक्तिगत गुणों की जांच हो जाती है। उन्होंने किस प्रकार की, उनका बौद्धिक, मानसिक, संवेगात्मक प्रत्येक प्रकार के विकास की जानकारी इस साक्षात्कार विधि से प्राप्त होती है। जैसा कि अग्रवाल व अस्थाना के मतानुसार इसके व्यक्ति के संबंध में सभी सूचनाएं एवं तथ्य प्राप्त हो जाते हैं। इसके द्वारा हम एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसलिए इसका उद्देश्य व्यक्ति की सहायता करना है ताकि वह स्वयं को व्यक्त कर सके। इसीलिए मूल्यांकन की विधि में यह एक महत्वपूर्ण विधि है, साक्षात्कार इंटरव्यू। इससे बहुत हद तक इंटरव्यू देने वाले के बारे में जाना जा सकता है। जो भी लक्ष्य निर्धारित होते हैं उनके अनुसार साक्षात्कार कई प्रकार से होते हैं, जैसे परिचयात्मक साक्षात्कार, जिससे जो साक्षात्कार देने वाले के बारे में परिचय प्राप्त, निरूपणात्मक साक्षात्कार जो निर्धारित किया गया है कि किस सब्जेक्ट पर बात करना है, उसके बारे में बात किया जा सकता है, साक्षात्कार किया जा सकता है कि उनकी जानकारी कहाँ तक है, वो नॉलेज कितना रखते हैं। सूचनात्मक साक्षात्कार, सूचनात्मक मतलब उन्हें कहाँ तक ज्ञान प्राप्त है, किस तरह, कितना अपने आसपास के वातावरण या किस हद तक वो किस किस सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं और कितना सूचना, कितने तरह के उनके अंदर पॉजिटिविटी है, किस तरह से वो सूचना को ग्रहित करते हैं और उनसे बताते हैं। यह सूचना साक्षात्कार के अंदर बता सकते हैं। उपचारात्मक साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उपचार मतलब जो भी वो बताते हैं, प्रश्नों के उत्तर वो जिस प्रकार से देते हैं, उसमें जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको भी वह उनके सॉल्यूशन के आधार पर यह उपचारात्मक साक्षात्कार की विधि पूर्ण होती है। निर्धारण मापदंड, यह विधि भी एक आत्मनिष्ठ विधि है। निर्धारण मतलब परिस्थिति में या खास सीमा तक किसी भी वस्तु का या किसी वस्तु का निर्धारण करना, उसे फिक्स कर देना, तो यह निर्धारण मापदंड हो गया। तो मूल्यांकन की यह विधि भी आत्मनिष्ठ है। यह विधि कर्मचारियों के वेतन इत्यादि में वृद्धि अथवा वृद्धि करने
अथवा फिक्स करने इत्यादि में यह सहायता देती है। प्रमुख निर्धारण मापदंड निम्नलिखित हैं। संख्यात्मक निर्धारणात्मक मापदंड, रेखांकित निर्धारण मापदंड, प्रमापित मापदंड, संचयी अंक विधि के निर्धारण मापदंड, बलात् विकल्प निर्धारण मापदंड। ये निर्धारित किए जाते हैं, फिक्स मापदंड है, इसी के अनुसार यह निर्धारण मापदंड को संपन्न किया जाता है। जैसे कि संख्यात्मक निर्धारण मापदंड, एक संख्या के आधार पर जैसे किसी का वेतन फिक्स करना है, तो ये एक फिक्स स्थिति होती है कि इतने तक इसको ज्वाइनिंग होगी, इस इंसान की इस डिपार्टमेंट में इतने पेमेंट पर ज्वाइनिंग होगी, इतनी योग्यताओं के आधार पर यहाँ पे हम इन्हें कर्मचारियों का चयन करेंगे। तो यह हो गया संख्यात्मक। रेखांकित निर्धारण मापदंड, रेखांकित का अर्थ हुआ कि रेखा के मतलब यह भी एक फिक्सेशन के अंतर्गत ही आता है। प्रमापित यह मापन से संबंधित है। संचयी मापदंड, संचयी अंक, जो भी फिक्सेशन जो अंक में फिक्स किया होता है। और बलात् विकल्प, किसी खास परिस्थिति में जो विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं उसके अनुसार जो मापदंड निर्धारित किया जाता है वह बलात् विकल्प निर्धारण मापदंड होता है। इसके बाद आता है पड़ताल सूची। पड़ताल सूची प्रश्नावली की भांति व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फिर आत्मकथा, निर्देशित आत्मकथा और व्यक्तिगत इतिहास। व्यक्तिगत इतिहास मतलब अपने बारे में जो भी हम शुरू से जानते हैं, अपने बारे में जो भी हम बताएंगे वो हमारा व्यक्तिगत हुआ। और निर्देशित आत्मकथा मतलब एक खास अपने पार्ट्स को ही हम सुनियोजित तरीके से बताएंगे, तो वह हो गया निर्देशित आत्मकथा। छात्र द्वारा निर्मित वस्तुएं, छात्र विद्यालय में अनेक कलात्मक वस्तु, सभी विधियां होती हैं मूल्यांकन की, जैसे पड़ताल सूची, इसे भी पड़ताल जो किया जाता है तो वह व्यक्तिगत सूचना जो प्राप्त की जाती है। आत्मकथा मतलब जो जो शिक्षार्थी द्वारा बताया जाता है वो अपने जीवन का इतिहास बताता है। निर्देशित आत्मकथा के अंतर्गत उसके खास पार्ट्स बताता है और व्यक्तिगत इतिहास के बारे में वो अपने बाल्यकाल से बताता है। छात्र द्वारा निर्मित वस्तुएं, छात्र विद्यालय में तरह तरह की जो वस्तुएं बनाते हैं वो इन विधियों के आधार पर भी उनका मूल्यांकन किया जाता है। अभिलेख, छात्रों के जो डायरियां होती हैं, विवरण पत्र, संचित अभिलेख, छात्रों की जो रुचियां हैं उनके अंदर जो उनका जो दृष्टिकोण है, तो यह किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा, तो अभिलेखों के। ये अभिलेख किस प्रकार के होंगे, तो जैसे छात्रों की डायरियां, छात्रों की डायरियों से मूल्यांकन करने वालों को छात्रों की रुचियों के बारे में जानकारी मिलती है। घटना वृत्तांत भी निरीक्षण विधि का एक अंग है। इससे छात्रों का व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। जैसे रेम्स लुइस ने लिखा है कि किस छात्र के जीवन की महत्वपूर्ण घटना का प्रतिवेदन ही घटना वृत्तांत कहलाता है। घटना वृत्तांत छात्र को जैसे जो उन्हें उनके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटी हैं इनके बारे में जो वर्णन करते हैं वह इस घटना वृत्तांत, उसके द्वारा भी छात्रों का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। संचित अभिलेख पत्र, संचित अभिलेख पत्र में छात्र का स्थायी परीक्षा जो होती है, जिससे एग्जामिनेशन, जिससे हम मूल्यांकन विधि का ये लास्ट हमारा पॉइंट है। इसके अंतर्गत जो मूल्यांकन किया जाता है कि जैसे मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक प्रैक्टिकल एग्जाम, लिखित परीक्षा रिटन टेस्ट, मौखिक ओरल टेस्ट, तो इन 3 प्रकार के टेस्ट के द्वारा
इन प्रकार के एग्जामिनेशन के द्वारा मूल्यांकन विधि की प्रक्रिया संपन्न होती है। मौखिक परीक्षा का प्रयोग मुख्यतः पढ़ने की योग्यता, एकत्रित की गई जानकारियों की जांच तथा उन्होंने किस प्रकार का ज्ञान ग्रहण किया है इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने के संबंध में मौखिक प्रश्नों को पूछा जाता है। प्रायोगिक परीक्षा, तो इस अंतर्गत विज्ञान, ड्राइंग इत्यादि विषयों के बारे में छात्रों की उपलब्धियों का ज्ञान किया जाता है। लिखित परीक्षा यह सर्वाधिक प्रचलित, इसके द्वारा छात्र उत्तर पुस्तिकाओं में लिखकर प्रश्नों का उत्तर देता है। दो रूप हैं, निबंधात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो निबंधात्मक जो होता है वह इसमें प्रश्नों का स्वरूप निर्धारित किया जाता है और इसके उत्तर लॉन्ग टाइप एग्जामिनेशन। और वस्तुनिष्ठ परीक्षा, इस प्रविधि के माध्यम से छात्रों द्वारा ज्ञान को वास्तविक रूप में पाया जाता है। यह दो प्रकार की होती है, प्रमाणीकृत वस्तुनिष्ठ परीक्षा तथा अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ एग्जामिनेशन और एक अध्यापक निर्मित, अध्यापक भी अपने समझ से इस एग्जामिनेशन को, वस्तुनिष्ठ परीक्षा को ले सकता है। निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ, यह दो प्रकार से इस लिखित परीक्षा के ये दो अंग हो गए। तो इस प्रकार यह जो हमने पढ़ा विधियां और प्रविधियां मूल्यांकन की, तो इसके द्वारा छात्रों के संपूर्ण विकास का मूल्यांकन किया जाता है और छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का मूल्यांकन करने में इस विधियों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यवहार में आवश्यक, तो इन विधियों का शिक्षा से महत्वपूर्ण, ये विधियां इंक्लूडेड है, इन्हीं के द्वारा बालकों के संपूर्ण विकास प्राप्त किया जाता है। इस बच्चों के सर्वांगीण विकास इन विधियों के द्वारा, संपन्न किया जाता है। तो ये हमारी मूल्यांकन की विधियां आज हमने मूल्यांकन की विधियों के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।